तो चलिए अब तीसरे हम संगठन के आधार पर हम आते हैं। आशु जी, मैं आपके पास आता हूं। यदि हम संगठन के आधार पर तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों की क्षमता को आंकें, तो आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा, बहुजन समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह सोलंकी और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर को कहां रखते हैं? देखिए, संगठन को लेकर भी भाजपा का संगठन बहुत बड़ा। बीते 2 साल से विपक्ष के हर बड़े नेता की एंट्री हर महीने हर हफ्ते इस तरीके से करके भाजपा में होती रही। तो ऐसे में भाजपा का संगठन विशाल तो बहुत हो गया और संगठन के तौर पर हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे साल 12 महीने 365 दिन लोगों से काम भी कराती रहती है अपने कार्यकर्ताओं से। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार संगठन को बड़ा करने और आंतरिक गुटबाजी से जूझती रही है। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी है उसका तो संगठन यहां किसी को नहीं पता है। सिर्फ जो उनका डेडिकेटेड कैडर है वो अपना एक अलग उसमें बैठा होता है। वो खुद कहता है, मेरी बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश गौतम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें मीडिया से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन उन्हें मीडिया के साथ साथ लोगों से भी मतलब नहीं होता है। वो कैडर, बीएसपी का हमेशा से पैटर्न रहा है कि उनका कैडर चुनाव के समय ही एक्टिवेट होता है, बाकी 5 साल वो कुछ नहीं करता। तो ऐसे में भाजपा का जो संगठन है, भाजपा का जो संगठन है वो एज तो लेता है, लेकिन भाजपा के संगठन के अंदर गुटबाजी बहुत बड़ी है। यहाँ हम आगे रखेंगे और वो अगले अगले सेगमेंट में रखेंगे। राजेश जी, इसी पॉइंट पे मैं आपके पास आता हूं कि अगर संगठन की सक्रियता और संगठन की आधार पर हम तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों की क्षमता को आके, तो आप किसको एज देते हैं, किसको बढ़त देते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा आशु जी की बात में कि बहुजन समाज पार्टी का कैडर जो है संगठन, वो जब तक सत्ता रही है उनके पास तब तक वो बहुत सक्रिय भी। मैंने देखा है कि उनकी बैठकें कैसे गली मोहल्लों में, गांवों में, हर हफ्ते 4 दिन में, और उसमें जो सरकारी अफसर हैं और दलित हैं वो भी उसमें हिस्सा लेते रहे। लेकिन जब से 2012 से उनकी सत्ता गई है उसके बाद क्रमशः उनका सांगठनिक जो सक्रियता है वो कम होती चली गई है और अब बिल्कुल शून्य पर लगती है कि उनमें कोई सक्रियता है। इवन उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, वो भी ज्वलंत मुद्दों पर भी उनका बयान हमें कभी कभी सुनने को मिलता है और वो बयान भी यहाँ तक सीमित है कि जैसे कांग्रेस थी वैसे ही भाजपा। ज्यादातर इस तरह के बयान उनके सुनने को मिलते हैं जो उनके कैडर में किसी प्रकार का उत्साह पैदा नहीं करते। आप ये समझ लीजिए कि जो नेता होता है वो अपने संगठन में भी उत्साह पैदा करता है और अपने समर्थकों में भी उत्साह पैदा करता है, तभी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो बनी रहती है। नहीं तो लोगों को भूलने में, यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब सरकारें जल्दी जल्दी गिर रही थी केंद्र में 1.5 साल में और 18 इस तरह से जल्दी जल्दी गिर रही थी, तो लोग ये मतलब जनता की मेमोरी कितनी शॉर्ट होती है मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता ये कहती थी भाई तुम्हें 20 साल हो गए सांसद बने हुए, 4 बार चुनाव हो गए, और वो हो गए 3.5 साल में, और लोग उससे एमपी से लड़ने को आ जाते हैं कि 20 साल हो गए तुम्हें सांसद बने हुए, 4 बार तुमने तुम्हें वोट दे लिया। उन्हें लगता 5 साल में चुनाव होता, जबकि वो जो है वो बेचारा सांसद जो है वो चुनाव लड़ते लड़ते थक्के चूर हो चुका है कि उसे हर साल चुनाव लड़ना पड़ रहा। तो जनता की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है और अगर कोई पार्टी अपनी सक्रियता को केवल चुनाव के समय पर आती है तो उसका जनता में प्रभाव कम रह जाता है। ये तो एक व्यापक बात हो गई। इस सीट पर स्थिति ये है कि जनता को यहाँ चुनाव 2 चीजों पर लड़ा गया बड़े स्पष्ट तौर पर कि भाजपा को ये पूर्ण विश्वास था कि वो जिसे भी टिकट देगी वही चुनाव जीत जाएगा, यानी भाजपा जीत जाएगी।
इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं में चुनाव तो उन्होंने पूरी ताकत से लड़ा है, संसाधन भी पूरे लगाए होंगे, लेकिन जनता में वो भी उत्साह पैदा नहीं कर पाए। और जो बाकी दोनों पार्टियां हैं, उन्हें ये पता था कि कुछ भी कर लो जीतना नहीं है। ये निराशा का भाव उनको, उनकी जो एफिशिएंसी थी या प्रसार क्षमता थी, उसको कुंद कर दिया उन्होंने। इससे जनता, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से भी गलत हुआ और जनता को भी जो चुनने का एक सोचने समझने का अवसर मिलता, वो भी नहीं मिला है। बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से तक कुछ प्रत्याशी तो पहुंचे ही नहीं। इसका एक नुकसान ये होता है कि जनता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति आ जाती है। उन्हें जो है ना चाहते हुए भी, अगर वो मौजूदा सांसद से नाराज भी हैं, तो भी उनके सामने विकल्प नहीं रहता। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ इस विषय पर मैं अपना भी पक्ष रखता हूं। मैं यहाँ राजेश जी और आशु जी की बात से, एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि यहाँ पर संगठन विस्तार और संगठन क्षमता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा संगठन का लाभ अधिक ले पा रहे हैं तुलनात्मक दृष्टि से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। लेकिन जहां तक बात है कि मत प्रतिशत को लेकर, चूंकि अभी मतदान हुआ नहीं है, पहले चरण के मतदान को देखते हुए ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि मत प्रतिशत घट सकता है। लेकिन जब तक मतदान न हो जाए तो इस बारे में भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि मतदाता अपने पर्चे अभी नहीं खोल रहे हैं। क्या परिणाम होगा वो चुनाव के बाद होगा। फिलहाल सांगठनिक क्षमता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।